हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है मैं डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि बहुत से लोग जो है मैसेज कर रहे थे कि उनका ऑनलाइन मार्क टेस्ट में जो है नंबर बढ़ नहीं रहा है। क्यों, इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, है ना। क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनका 40 नंबर 50 नंबर इसी के इर्द गिर्द जो है उनके मार्क्स रह जा रहे हैं, कुछ थोड़ा सा इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत सारा वो टेस्ट दे चुके हैं। तो इससे रिलेटेड जो है इसमें हम बात करेंगे, हर एक पॉइंट को मैं बताऊंगा डिटेल में, क्योंकि ये मैंने अपने ऊपर भी इसका एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि मेरे भी अगर मार्क्स नहीं बढ़ते थे तो क्यों नहीं बढ़ते थे, उनमें क्या मतलब मैं सोचता था कि क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है। तो वो सभी पॉइंट्स को बताऊंगा, क्यों बढ़ नहीं रहा है ये बात मैं बताऊंगा, और आपको उसके लिए मतलब क्या क्या करना चाहिए। तो ये जो है एक एक पॉइंट को देख लेते हैं। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जो भी चीज़ें मैं अगर बता रहा हूँ हो सकता है कि ये सभी के लिए एप्लीकेबल ना हो, क्योंकि सबके अपने अपने तरीके होते हैं प्रिपरेशन करने का और टेस्ट पेपर देने का, या फिर मॉक टेस्ट जो भी है, नोट्स बनाने का, सबके अपने अपने तरीके हैं। तो जो आपको अपना तरीका मतलब बेहतर लगता है, ठीक है, तो उस तरीके को आप अपनाइए और उसी पे जो है कंटिन्यू करिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ उसी को आपको एकदम डेफिनेटली जो है ब्लाइंडली फॉलो करना है, लेकिन मैं जो भी पॉइंट बताता हूँ वो पूरा एनालिसिस करके बताता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं बस आया और बोल दिया, मैं प्रॉपर उसका मतलब एनालिसिस करता हूँ, यूट्यूब पे भी और वीडियो देखता हूँ, उससे रिलेटेड क्या और भी चीज़ें हो सकती हैं, इन सब पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैं पूरा प्रॉपर नोट्स बनाता हूँ। तब मैं जो है आपके सामने कोई भी सजेशन या सुझाव जो है आपके सामने लेकर के आता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है मार्क्स न बढ़ने का सबसे बड़ा जो कारण होता है कि वो है आपका सिलेबस का कंप्लीट ना होना। सिलेबस अगर आपका कवर नहीं है पूरा, ठीक है, तो मतलब जो है आप जो भी टेस्ट पेपर देते हैं उसमें आप डेफिनेटली जो है क्वेश्चन छोड़ते ही छोड़ते हैं। मैं सिलेबस यहाँ कवर करने का जो मेरा मेन पॉइंट ये है कि जो बेसिक क्वेश्चन जो आप प्रीवियस ईयर पेपर में देखते हैं, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जिन जिन को टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर बेसिकली जो है कोई चैप्टर होता है, जैसे मान लीजिए क्लॉक से क्वेश्चन हो रहा है रीजनिंग में, अगर मैं बात करूँ तो अगर आप क्लॉक पढ़ ही नहीं जा रहे हैं तो उसमें एंगल निकालने के बारे में आ जाता है, तो क्लॉक भी नहीं हो पाता है आपसे। तो जो पॉइंट्स से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं वो भी अगर पॉइंट्स आपने कवर नहीं किया है तो वो भी बहुत सबसे बड़ा कारण यही मैं मानता हूँ कि सिलेबस का आपका कवर ना होना। देखिए, पूरा एग्जाम जब तक भी आपका एग्जाम हो नहीं जाता है, सिलेबस कितना भी आप पढ़ें, सिलेबस बहुत ब्रॉड है। जीके का सिलेबस है, मैथ्स में भी जितना भी प्रैक्टिस कर लें वो आपको मतलब इंप्रूवमेंट ही लाएगा। लेकिन कम से कम जो जो टॉपिक्स एग्जाम में आ रहे हैं उसका बेसिक पॉइंट्स भी आपको अगर पता नहीं है या फिर जो है उसको आपने पढ़ा नहीं है, कवर नहीं किया है, तो वो जो है आपके मॉक टेस्ट में जो है इफेक्ट डालता है और डेफिनेटली जो है उससे मार्क्स आपका नहीं बढ़ता। सबसे बड़ा कारण जो है मैं यही मानता हूँ कि सिलेबस का कम से कम बेसिक टॉपिक्स को जो है आपका कवर ना होना। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी अगर आप टेस्ट दे लेते हैं तो उसके बाद से एनालिसिस आप पता नहीं किस तरह से करते हैं, क्योंकि एनालिसिस अगर आप सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो भी बड़ा कारण होता है कि आपका मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि बार बार वही गलतियां आप रिपीट करेंगे। उसके बाद से जो है कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको ध्यान देना है कि कभी कभी क्या होता है कि टेस्ट देने का कोई पर्टिकुलर आपका टाइम नहीं होता है। जो भी आपने टाइम डिसाइड किया है, कभी आप सुबह में जो है मॉर्निंग में टेस्ट दे रहे हैं, कभी जो है शाम को खेल के आ रहे हैं, या फिर जो है बाहर से टहल के कहीं से भी आ रहे हैं तो आप टेस्ट दे रहे हैं, तो ये जो है पर्टिकुलर टाइम का ना होना भी आपके मॉक टेस्ट को जो है अफेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये भी बहुत सारा मतलब लोगों को देखा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज जो हैं उसमें जो है उनका ध्यान ज़्यादातर लगा रहता है, क्योंकि कभी क्या होता है कि वो टेस्ट दे रहे हैं, उनको वो इतना लाइट नहीं लेते हैं और बीच में कोई मैसेज आता है या फिर कॉल आ जाता है तो वो लोग जो है उसको ले लेते हैं। कॉल जो है बात करना या फिर चैटिंग करना, ये सब चीज़ें जो भी आपको जो है, ये ज़्यादातर लोगों के साथ नहीं होता है, लेकिन बहुत से लोग इसमें भी अपना जो है टेस्ट छोड़ देते हैं। उसके बाद से एक बहुत बड़ा कारण आजकल सबसे ज़्यादा ये देखा जा रहा है कि मेंटल डिस्ट्रैक्शन भी होता है। मेंटल डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर मेरे कहने का मेन मोटिव ये है कि जो वैकेंसी है या फिर एग्ज़ाम है जो सही टाइम पे नहीं हो रहे हैं, और जब भी आप एग्ज़ाम टेस्ट पेपर जो भी देते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जो है आप किसी बीच में हो सकता है माइंड में स्ट्राइक कर जाए कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। एक तरह से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप निराश होते हैं क्योंकि आप मेहनत कंटिन्यू कर रहे हैं और उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इस तरह से मानसिक दबाव की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, वो भी जो है आपके मॉक टेस्ट पे के मार्क्स पे जो है आप इफेक्ट करता है। तो ये थोड़े से जो पॉइंट हो गए, मैं बता दिया कि क्यों आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत से पॉइंट हो सकते हैं, सबके अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, मैंने ये जो मेजर नोटिस किया है लेकिन मैं सबसे ज़्यादा उसमें मानता हूँ सिलेबस का कवर ना होना। बेसिक पॉइंट्स का जो है सिलेबस जो है वो भी कवर नहीं किए हैं तो जो है आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या आप करें तो मॉक टेस्ट में आपके नंबर बढ़ेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि आपको वीक में, हर एक वीक में कम से कम जो है, या अधिक से अधिक मैं कहूँ 2 या 3 ही जो है आपको मॉक देना चाहिए। ये कम नहीं होते हैं, 2 या 3 मॉक देना ये कम नहीं होता है। एक दिन के गैप पे ही तो 2 या 3 आ रहे हैं, तो ये बहुत है, सफिशियंट है। मुझे लगता है कि 2 या 3 मॉक अगर देते हैं, अगर ईमानदारी से देते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि कोशिश करिए कि मॉक जो है आपको मॉर्निंग टाइम में
ही जो है आपको इसको देना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में जब भी आप उठते हैं, जो भी आप डेली की एक्टिविटी करने के बाद जो है मतलब दोपहर से पहले, खाने से पहले जो है एक हल्का नाश्ता करने के बाद आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, क्योंकि उस समय आपका माइंड बहुत फ्रेश है और डेफिनेटली जो है कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा जो है कर सकते हैं उस टाइम में। तो कोशिश करिए कि जो मॉर्निंग में आपको जो है मॉक टेस्ट देना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जो है, कोई भी अनदर चीज़ जो भी है उसको आप स्विच ऑफ रखिए। मोबाइल हो गया या फिर घर के बगल में जो टीवी वी चल रही है, पर्टिकुलर जो है आप एक कमरे में प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट के साथ जो है आप बैठ के टेस्ट दीजिए। कई लोग क्या होता है कि मैं देखता हूँ बेड पे लेट करके जो है पेपर दे रहे हैं और कभी उनको आलस आता है, कभी इधर उधर अपना सीट को अरेंजमेंट इधर उधर करते रहते हैं और उसमें जो है उनका टाइम ही लॉस होता है। तो प्रॉपर कम से कम चेयर और टेबल पे ही बैठ के जो है कोशिश करिए कि मॉक टेस्ट देने का। अब सारे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जी, कभी भी अगर आप मॉक दे रहे हैं तो बीच में आपको मॉक छोड़ के नहीं जाना है। कई लोगों को मैंने देखा है कि 20-25 मॉक दे दिया, मन नहीं कर रहा है, या फिर जो 50 टेस्ट पेपर मतलब 50 क्वेश्चन तक आपने सॉल्व कर लिया और मॉक को क्या करते हैं वो लोग पॉज कर देते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातों के लिए वो जो है क्वेश्चन को जो है मतलब मॉक टेस्ट को पॉज कर देते हैं और छोड़ के चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इससे आपको एग्जैक्ट आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितना नंबर पाने के लायक हैं और कितना आप सही स्कोर कर सकते हैं। ये सब आपका एग्जैक्ट इवैल्यूएशन नहीं हो पाता है, तो बीच में कभी भी मॉक को आपको छोड़ के नहीं जाना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि कभी भी आपको गेस नहीं करना है। ये मैं सबसे ज़्यादा मैं अपने पे नोटिस किया हूँ, क्योंकि होता क्या था कि मैं कई क्वेश्चन को हमेशा जो है गेस कर देता था। कौन से क्वेश्चन को गेस करना मैं बता रहा हूँ आपको। जो क्वेश्चन आपने सुना हुआ है या फिर 1 या 2 ऑप्शन जो है कम से कम आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं, तो उसमें आप गेस लगा सकते हैं, क्योंकि आपने वो क्वेश्चन सुना हुआ है। आप गेस लगा सकते हैं कि ए हो सकता है या बी हो सकता है, किन्हीं 2 ऑप्शनों पे जो है आपका डाउट जा रहा है, तो उसको आप एलिमिनेट उसको जो है आप सॉल्व करिए या फिर उस पर जो है आप अपना गेस लगाइए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कई लोग जो है एकदम क्वेश्चन नया है और चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन भी वो एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, और क्या होता है चलो बी लगा देते हैं देखते हैं, सी लगा देते हैं देखते हैं, ऐसा होता है तो वो क्वेश्चन गलत होता है और आपका निगेटिव जाता है। तो आपको गेस कोशिश करना है कि नहीं करना है, और सिर्फ वैसे क्वेश्चनों को ही गेस करना है जो या फिर आपने पहले सॉल्व किए हो। मैथ के क्वेश्चन में हो कि मतलब वो पहले अगर आपने सॉल्व किया है तो उसको सॉल्व करिए। हो सकता है कि आधे से पे आपका क्वेश्चन मतलब डिफ़िकल्ट हो जाए, वहाँ से आप आगे नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं या फिर ऐसा वैसा जो भी है। कभी रॉन्ग आंसर भी आ सकता है, कभी ऑप्शन में कन्फ्यूजन की वजह से मतलब वो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है और फार्मूले की कन्फ्यूजन की वजह से जो है आप कोई दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाए। तो इस तरह के आप जो है कि गेस कर सकते हैं, आंसर मार्क कर सकते हैं। लेकिन आपने जब भी किसी भी क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना है और आप ऐसे क्वेश्चनों पे गेस कर रहे हैं तो उसका नुकसान क्या होता है, मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ। कोई एक क्वेश्चन है, आप बिल्कुल उसके बारे में नहीं जानते हैं, ऑप्शन है आपके पास 4, लेकिन कोई तो एक ऑप्शन उसमें सही है, एकदम 100% है कि कोई ना कोई एक ऑप्शन सही है। आपने गेस मार दिया ऐसे ही एकदम मतलब आंख बंद करके एक तरह से गेस मारा सी ऑप्शन को और वो सही हो गया। सी ऑप्शन जब सही हो जाता है, जब भी आप एनालिसिस करने बैठते हैं, मैं बता देता हूं, अगर ऐसे जो है पूरे टेस्ट में जो है 100 क्वेश्चन के जो टेस्ट होता है उसमें अगर आपके ऐसे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन सही हो गए तो डेफिनेटली जो है जब आप एनालिसिस करते हैं तो इन 4-5 क्वेश्चनों पे ज़्यादा आप ध्यान नहीं देते हैं और उन्हें आपको लगता है कि ये लग रहा है मैं जान रहा था, मेरा गेस देखिए सही है, मैं जान रहा था इस क्वेश्चन को, बल्कि एक्चुअल में आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं जानते थे। आपने एकदम आंख बंद करके तुक्का मारा और आपका वो क्वेश्चन सही हो गया। तो ये बहुत ही घातक होता है और ये एग्जाम में जब आता है तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप मॉक टेस्ट देते होते हैं तो आपके दिमाग पर उतना प्रेशर नहीं होता है, वो आपके सिलेक्शन को निर्धारित नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सिंपल एक मॉक टेस्ट है और आप देखेंगे कि अरे क्या हो गया, अभी शाम को फिर से एनालिसिस कर लेंगे, दूसरा मॉक दे देंगे। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो वो 100 नंबर जो है आपकी ज़िंदगी बनाने के लायक होता है। मतलब आप अगर उसमें आप छोटी सी गलती कर जाएँ तो आपका सिलेक्शन रुक भी सकता है। तो उसमें इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि आप जो है ये सब क्वेश्चन जो आप मॉक टेस्ट में गेस कर करके सही किए हैं और उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिए हैं, अगर वो एग्जाम में उससे रिलेटेड या फिर वही क्वेश्चन आ गया तो आप वहाँ पर डेफिनेटली गलत कर जाएंगे। तो ये गेस का बहुत बड़ा नुकसान यही होता है कि आप वैसे क्वेश्चनों को एनालिसिस के समय जो है ज़्यादा ध्यान से नहीं उसको पढ़ते या फिर उसको लाइट लेते हैं, खासकर तब जब सही हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी आप टेस्ट पेपर देते हैं तो उसमें कोई न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, तो आपने वो ऐसे क्वेश्चन जो है आपने किया है और आप वहाँ पे जब कर रहे हैं तो हो सकता है एक्चुअल में जो आइडियल टाइम है सभी स्टूडेंट जो उसको 30 से या 40 सेकंड में कर ले जा रहे हैं और आप उसको 1 मिनट से अधिक समय दे दिए हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा है आपसे।
तो आप लेकिन जिद पे पड़े हैं कि नहीं भाई इसको मैंने किया हुआ है और इसको मैं करके रहूँगा। तो ये जो आप मतलब अड़ जाते हैं कि ये क्वेश्चन मैं करके जाऊँगा, तो वो भी जो है आपका ज़्यादा समय ले लेता है। हो सकता है वो क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाए और वो आपको 2 मिनट से ज़्यादा जो है आपका समय का नुकसान कर दें, और आप लास्ट में उस समय के जो नुकसान हुआ है उसके वजह से आपका जो है कुछ आसान क्वेश्चन जो छूट जाए, जो हो सकता है 30 सेकंड में या फिर 10 सेकंड में भी मात्र हो सकता है। कभी कभी लास्ट में कोई जीएस का क्वेश्चन मिल जाता है और वो आपको पता रहता है वो 5 सेकंड में भी हो सकता है, लेकिन आप उस क्वेश्चन तक पहुँच ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आपने 2 मिनट यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दे दिया और वो हो भी गया, लेकिन उससे कम समय में ये क्वेश्चन 5 सेकंड वाला हो सकता था। हो सकता है 2 क्वेश्चन हो गया होता, 3 क्वेश्चन हो गया होता। अगर ये 2 मिनट में हो भी जाए और गलत भी हो जाए तब तो और आपका जो है नुकसान हो गया। तो आपको जो है जो क्वेश्चन आपने किया है या फिर कोई न्यूमेरिकल है आप उसमें ज़्यादा समय दे रहे हैं तो वो भी आपके लिए घातक है। वो आपके एग्जाम मतलब टेस्ट पर जो है नेगेटिव इफेक्ट डालता है और आपके मतलब मेंटल प्रेशर ज़्यादा बनता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों से भी थोड़ा आपको बच के रहना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 100 क्वेश्चन रहता है आपके पास, आपने 70 अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, अगर 70 अटेम्प्ट किए आपने 60 क्वेश्चन जो है आपके सही हो गए। ठीक, 10 क्वेश्चन जो है आपके गलत हो गए। तो जब भी आप एनालिसिस करने जाइए तो सबसे पहले इस रॉन्ग क्वेश्चन को, जो आपने 10 क्वेश्चन गलत किए हैं, इसको सबसे पहले आपको एनालिसिस करना है। होता क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, इसका फ़ायदा क्या है। 100 क्वेश्चन में आपने 70 किया, एक्चुअल में आप 70 मार्क्स जो है लाने के लायक थे। 70 क्वेश्चन कम से कम आपके सही हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने ट्राई किया है और आपको लग रहा था मैं 70 के 70 सही कर सकता हूँ। मैं गेस वर्क को फिर से मैं इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि गेस करके जो है 70 अटेम्प्ट करना ये कोई बहादुरी की बात नहीं है। लेकिन 70 जो आपने ईमानदारी से अटेम्प्ट किया, 10 क्वेश्चन गलती हो गए। गलतियों को पहले आपको एनालिसिस करना है, क्योंकि यही गलती अगर आपने इम्प्रूव कर दिया, 10 क्वेश्चन जो आपने गलत किया है छोटी गलतियों के कारण, अगर वही आपके सही हो जाते तो आपके जो 30 क्वेश्चन आप जो नहीं जानते थे उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। आप एक्चुअल में 70 नंबर लाने के लायक थे, लेकिन आपसे सिर्फ 10 क्वेश्चन जो है वो आपसे सिली मिस्टेक के कारण गलत हो गए या फिर किसी फार्मूले के कारण गलत हो गए। तो आपको जो है सबसे पहले जो क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं आपसे, उस पर जो है फोकस करना है, उसको सबसे पहले उसी को एनालिसिस करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके सही हो जाने चाहिए थे। आपने उसको ट्राई किया था और आप उसे जानते भी थे। फिर बात आती है कि 30 क्वेश्चन जो आपने छोड़ दिया। अब ये 30 क्वेश्चन आपके लिए नया है और आप जो है उस टेस्ट से जो है ये 30 नए क्वेश्चन आप सीखने जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि ये 30 क्वेश्चन जो हैं आप उसको करेंगे। और देखिए, अगर आप 1 घंटे में 100 क्वेश्चन, मतलब मान लीजिए 90 मिनट में आजकल रेलवे के जो पेपर हो रहे हैं 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आप कर रहे हैं, तो 90 मिनट में जो टाइम दे रहे हैं 100 क्वेश्चन करने के लिए, उससे ज़्यादा टाइम आपको देना है पेपर की एनालिसिस करने में। क्योंकि क्या है कि 90 मिनट में तो आपने जल्दी जल्दी में सॉल्व किया, लेकिन आपको एक दिमाग में सेटअप बना के चलना है कि कम से कम जो है अच्छे से अच्छे मैं क्वेश्चन को मैं पढूं, उसको एनालिसिस करूं और उसका नोट्स मैं बनाऊं। तो आपका जो है कम से कम एनालिसिस का टाइम जो है हमेशा 90 मिनट से ज़्यादा होना चाहिए। कम से कम 2 आवर लगना चाहिए आपको एक पेपर कम से कम जो है सॉल्व करने में। क्योंकि आपने जो 30 क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए हैं वो ऐसा नहीं है कि वो 30 सेकंड में हो जाएंगे, क्योंकि वो कठिन है। आप जाहिर सी बात आपने छोड़ा है या फिर उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे, तो वो एक एक क्वेश्चन हो सकता है 1 मिनट, 2 मिनट, 5-5 मिनट भी समय ले सकता है गूगल करने में या फिर नोट्स खोल के देखने में, इस तरह से जो है। तो वो डेफिनेटली जो आपका 2 घंटा से ऊपर जाएगा उसको एनालिसिस करने में। तो इस पॉइंट को 7 जो पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसको आपको ध्यान देना, और यही सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा आपके नंबर को इम्प्रूव करने में। और 5वां भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, गेस वाला। ठीक है, गेस वाला भी आपको आपके नंबर को जरूर इम्प्रूव करेगा। अब एक पॉइंट आता है जीके जीएस का पोर्शन। जीके जीएस जो भी है स्टैटिक पोर्शन है, ठीक है। तो इन सब से जो क्वेश्चन होते हैं, इन सब से क्वेश्चन या तो एकदम फिक्स्ड क्वेश्चन है जो आपके नोट्स में अवेलेबल हैं, प्रीवियस ईयर में भी उस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो उसको तो आपने रट लिया है या फिर कहीं से भी आपको उसको समझ लिए हैं। उसके बाद से होता क्या है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे स्टैटिक पोर्शन से या फिर जीएस क्वेश्चन से कि आपने उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना है। तो आप जब एनालिसिस करिए उसको तो डेफिनेटली आपको छोड़ना है, क्योंकि ऐसे ये पोर्शन है जो आप इसमें गेस नहीं लगा सकते। स्टैटिक कुछ पोर्शन ऐसे हैं जिसमें आप गेस लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ आपसे कि भूटान की जो राजधानी कहाँ है, तो भूटान की राजधानी सिंपल है, वैसे सबको पता होगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो A B C D, अगर आपको 2 ऑप्शन पता है कि ये जो ऑप्शन में दिए हुए हैं उनके देशों के नाम पता है कि ये इस देश की राजधानी है और ये इस देश की राजधानी है, तो A और B में आप गेस लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं सुने होते हैं और ऑप्शन भी एकदम जो है अनजान होते हैं, जैसे जीएस के या फिर जीके के, या हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है इस तरह के। तो अगर आपने जो है उसको छोड़ दिया है, तो जब आप एनालिसिस करेंगे तो क्या करिए कि जब भी वो क्वेश्चन आए
तो उसको आप सिर्फ आंसर देख करके जो है उसको नोट मतलब उस पर छोड़ मत दीजिए। उसके इर्द गिर्द उसके चारों तरफ जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं मेडागास्कर की राजधानी क्या है, मेडागास्कर की राजधानी, तो अगर कई लोगों को अगर ये इसकी राजधानी नहीं पता है तो वो क्वेश्चन छोड़ दिए होंगे। अगर वो क्वेश्चन छोड़ दिए हैं तो बाद में जब एनालिसिस कर रहे हैं और उसका जो आंसर उसमें दिया रहेगा, ठीक है, अंतनानारियो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसकी राजधानी होगी। चलिए ठीक है, दोबारा राजधानी आएगी तो मैं उसको मार दूंगा। इसकी मुद्रा आप गूगल कर लीजिए, गूगल लिख लीजिए, यहाँ पे जो है इसमें राष्ट्रपति कौन है, ये देश जो है मैप में है कहाँ, ये क्या है, मतलब ये द्वीप है कि क्या है, ठीक है, ये भी आपको देखना है। इससे रिलेटेड जो है जो क्वेश्चन बन सकता है, जो बेसिक क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, उसको भी आपको लिख के रखना है। क्योंकि होता क्या है, आपने राजधानी के बारे में पढ़ लिया, क्वेश्चन में एग्जाम में पहुंचे इसके मुद्रा के बारे में दे दिया, तो आप उस समय बहुत पछताएंगे कि मेडागास्कर की राजधानी तो देख लिया था मैंने और मुद्रा नहीं देखा था, और वहीं मैं जा करके फंस गया। और जो है कभी कभी देखिए क्या होता है कि नेपाल का एक बार जो है मैं CSSL का पेपर दे रहा था और नेपाल का पूछा था कि जब भी नेपाल में इंटरनेशनल कॉल करते हैं, जैसे मान लीजिए इंडिया का +91 है, तो इंटरनेशनल कॉल करते हैं तो उसका जो है कोड क्या है के बारे में अगर मान लीजिए, ऐसा क्वेश्चन कभी पहले देखा नहीं था मैंने, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ गए। तो होता क्या है कि इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन अगर आ रहे हैं उसके इर्द गिर्द को आपको ज़रूर नोट करना है, ये क्योंकि आगे जो टेस्ट पेपर देंगे तो उसमें उसके इर्द गिर्द पूछेगा, तभी तो आपको हेल्प मिलेगा। ऐसे ही तो मॉक टेस्ट में नंबर इंप्रूव होगा, क्योंकि सेम एज इट इज क्वेश्चन मेडागास्कर इस टेस्ट में पूछ दे, फिर आपके तीसरे चौथे टेस्ट में भी फिर से वही क्वेश्चन पूछ दे, तो फिर फायदा क्या हुआ, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन आउट होने वाली बात हो गई। तो जब आप उसके इर्द गिर्द के क्वेश्चन नहीं नोट करेंगे तो आपका इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। एक और जो है लास्ट पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब आप एनालिसिस कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन आपने सही कर दिया, ठीक है, और जो भी आप टेस्ट पेपर फॉलो करते होंगे तो देखिएगा कि जो ऑनलाइन टेस्ट जब भी आप देते होंगे तो पता चलता होगा कि एवरेज स्टूडेंट उसमें लिखा रहता है कि एवरेज स्टूडेंट जो है कितना टाइम उसमें जो है उन्होंने लिया। अगर वो कोई क्वेश्चन में सारे एवरेज स्टूडेंट जो है 30 सेकंड का टाइम लिए हैं और आप जो है उसमें 55 सेकंड या फिर 1 मिनट से ज़्यादा टाइम समय लिया है आपने, मतलब क्या है कि आपने क्वेश्चन सही तो किया है, लेकिन आप कहीं ना कहीं जो उसकी स्ट्रेटजी में गलती कर रहे हैं और कोई फार्मूला आप जो है या फास्ट कैलकुलेशन आप नहीं कर पाएँ, या फिर उसको रीड करने में क्वेश्चन को, जैसे रीजनिंग के कभी कभी बड़े बड़े पैराग्राफ हो जाते हैं तो उसको रीड करने में आपने ज़्यादा टाइम ले लिया। तो आपको इस पर ज़रूर ध्यान देना है कि किस क्वेश्चनों पर मैं ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम टाइम का भी खेल है। अगर आपने समय से पहले ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए तो आप जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है जिसमें ज़्यादा समय दे करके उसको सही करना होता है, उस क्वेश्चन को आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं जिनका सिलेक्शन हो जाता है, देखिए मैं बता रहा हूँ कि वो करते क्या है कि जो भी ईजी क्वेश्चन है उसको जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व करके ख़त्म कर देना है। हर पेपर में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास जो है, मैं 15-20 क्वेश्चन ज़्यादा बोल दिया, लेकिन कम से कम 10 से ज़्यादा 10 से ज़्यादा नहीं होते हैं मोस्टली, 10 से 15 क्वेश्चन मान लीजिए। अगर मान लीजिए चलिए 20 क्वेश्चन मान लेते हैं, 20 क्वेश्चन अगर डिफ़िकल्ट आ रहे हैं तो उसमें कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन जो है आसानी से थोड़ा सा अधिक समय दे करके वो हो सकते हैं। क्योंकि सिलेक्शन इसलिए नहीं होता है कि आपने कठिन क्वेश्चनों को सॉल्व क्यों नहीं किया, आपने आसान क्वेश्चन छोड़ दिए, इसीलिए सिलेक्शन नहीं होता है। मॉडरेट क्वेश्चनों को आप नहीं कर पाए, इसीलिए सिलेक्शन नहीं होता है। बस यही बात है। हर पेपर में सारे के सारे क्वेश्चन करके आपको टॉप तो करने नहीं है, 100 के 100 क्वेश्चन आपको करके टॉप नहीं करना है। बेसिकली मैं देख रहा हूँ 60 को नंबर नहीं आ पाता है। 60 नंबर वैसे आसान नहीं है, मैं हर चीज़ में बता रहा हूँ आपको, लेकिन 60 नंबर ना आ पाना, 50 नंबर ना आ पाना, ये थोड़ा सा दिक्कत आपके लिए लाता है। तो इस तरह से जो भी मैंने 8 पॉइंट 9 पॉइंट जो भी मैंने बताए हैं उसको आप ज़रूर फॉलो करिएगा। डेफिनेटली जो है आपका नंबर इंप्रूव होगा। वीडियो थोड़ा लंबा गया इसलिए क्योंकि आपका नंबर इंप्रूव नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में करके एक एक चीज़ को समझा दिया है। और भी कोई किसी के सुझाव हो सकता है कि उनके पास और भी बेहतर तरीके हों, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और लोग उसको पढ़ के जो है अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो उनका भी फ़ायदा होता है और सबका भी फ़ायदा होता है। और पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम तो थोड़ा लेट होगा तो आपके पास समय अधिक मिल गया है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।